हाय स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कल के छोड़े हुए टॉपिक पे बात करूंगा। कल मैंने आपको बताया था युग्मक का निर्माण कैसे होता है। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण होता क्या है? युग्मक स्थानांतरण, तो देखिए युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, पहले इस चीज को समझिए। तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि युग्मक का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का मतलब क्या होगा बाबू, कि जैसे मान लीजिए कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो युग्मक का एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। यानी युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। अब देखिए, युग्मक स्थानांतरण जब होता है तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं, और इन युग्मकों में अधिकतर जीवों में देखा जाता है कि युग्मक स्थानांतरण में कौन से युग्मक स्थानांतरित होते हैं और कौन से युग्मक स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिकांश जीवों में, अधिकांश जो जीव होते हैं उसमें जो होते हैं नर युग्मक जो होते हैं वह चलमान होते हैं, यानी वह चलनशील होते हैं, वही स्थानांतरित होते हैं। अधिकांश जीवों में जो होते हैं, अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं। चलनशील होते हैं मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, जबकि मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक स्थिर रहते हैं, यानी वह चलयमान नहीं होते हैं, चलनशील नहीं होते हैं। लेकिन कुछ जीवों की अगर बात करें, जैसे शैवाल होता है, कवक होता है, शैवाल और कवक ऐसे कुछ जीव हैं जिसमें जो होता है बाबू नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों चलनशील होते हैं, यानी दोनों क्या करते हैं? स्थान परिवर्तित करते हैं, अपना स्थान, उनके युग्मक का स्थानांतरण होता है, दोनों चलनशील होते हैं। लेकिन खासकर अगर अधिकांश जीवों की बात करें तो उसमें जो होते हैं नर युग्मक चलनशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक स्थिर रहते हैं। और शैवाल और कवक की बात करें तो इसमें जो होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो होते हैं चलनशील होते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक में जब नर युग्मक चलनशील होते हैं और मादा युग्मक स्थिर होते हैं, तो जरा इसकी संख्या के आधार पर अगर देखी जाए तो नर युग्मक की संख्या मादा युग्मक से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? मान लीजिए कि नर युग्मक चलयमान है और मादा युग्मक स्थिर है, तो मादा युग्मक को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके जो क्षति होने की जो संभावना होती है, जो मादा युग्मक के क्षति होने की संभावना है वह कम होती है, और नर युग्मक के क्षति होने की संभावना ज्यादा होती है। यही कारण है कि नर युग्मक की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण वह क्षति होने के बावजूद वह मादा युग्मक के साथ संगठित होने में सफल हो जाते हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया आपके जीवों में। अगर पौधे की अगर बात करें तो पौधे में युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पौधे में जो निषेचन जो क्रिया होती है, जो युग्मक के मिलने की जो क्रिया होती है, युग्मक के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जो क्रिया होती है, वह क्रिया हम लोग यहाँ आम भाषा में हम लोग परागन बोलते हैं। परागन में क्या होता है कि एक पुष्प का परागकण वर्तिका तक जाकर के स्थानांतरित होता है, जहां पे वो अंडाणु से संलयित होता है। तो
पौधे में जो होते हैं ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। पौधे में जो युग्मक स्थानांतरण की क्रिया जो होती है वह परागण के नाम से जानी जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परागण में दो प्रकार के परागण होते हैं, एक जो होते हैं स्वपरागण होते हैं। पौधे में जो परागण की क्रिया होती है यानी युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो पौधे में स्वपरागण कैसे होता है और परपरागण कैसे होता है, अब इसमें बात करें तो स्वपरागण का मतलब होता है कि जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक अगर पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, वो किसमें पाए जाते हैं, तो स्वपरागण हमारे यहाँ जितने भी द्विलिंगी पौधे होते हैं, द्विलिंगी पौधे जैसे मटर होता है, ये सब पौधे में द्विलिंगी पौधे में स्वपरागण होता है और एकलिंगी पौधे में जो होते हैं वो परपरागण होते हैं। एकलिंगी पौधे जैसे भांग हुआ, खजूर हुआ, ये एकलिंगी पौधे के उदाहरण है। तो परपरागण जो होते हैं एकलिंगी पौधे में पाए जाते हैं जबकि स्वपरागण द्विलिंगी पौधे में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि परपरागण एकलिंगी पौधे में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके जो नर पौधा जो होता है वो अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है, जैसे भांग है, खजूर है इत्यादि, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। तो परपरागण में जैसे हम अगर एक भांग की अगर बात करें तो एक भांग के पौधा में जो नर युग्मक है यानी परागकण की जो इनकी संख्या होती है लगभग 5 लाख होती है। तो 5 लाख होती है तो जब मान लीजिए कि मैं अगर भांग की बात करता हूं, भांग के नर युग्मक के स्थानांतरण की बात करता हूं, नर युग्मक के स्थानांतरण की बात करता हूं, तो भांग के नर युग्मक का स्थानांतरण जैसे मान लीजिए कि भांग में नर युग्मक की संख्या जो होती है लगभग 5 लाख होती है। तो भांग का नर पौधा से मादा पौधा तक युग्मक के पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे वायु की जरूरत पड़े या किसी अन्य माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो इससे भांग में वायु की जरूरत पड़ती है। तो वायु के कारण जब ये नर पौधा से चल करके मादा पौधा तक पहुंचता है तो उस बीच में इसकी क्षति होने की संभावना ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो नर युग्मक में जो होते हैं ये नर युग्मक की जो संख्या जो होती है मादा युग्मक की संख्या से अधिक होती है। अब आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है निषेचन। निषेचन क्या है, किसे कहते हैं और इसमें किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये निषेचन पूर्व घटना की दूसरी पॉइंट है। निषेचन का मतलब क्या होता है बाबू, इसको ध्यान से समझेंगे। निषेचन एक प्रकार का प्रक्रिया, एक प्रक्रम है जिसके दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। अगर इसका हम लोग को परिभाषा लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। अब देखिए हम लोग को ये चीज समझना होगा कि जो निषेचन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उसमें नर युग्मक भाग लेता है और मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर युग्मक जो होता है एक गुणित होता है, युग्मक जो होते हैं वह एक गुणित होते हैं और युग्मनज जो होते हैं वह द्विगुणित होते हैं। युग्मक जो होते हैं एक गुणित होते हैं और युग्मनज जो होते हैं वह द्विगुणित होते हैं। अब ये समझेंगे, ये युग्मनज की निर्माण दो युग्मकों से होती है। एक जो होता है वह नर युग्मक होता है और दूसरा जो होता है वह कौन युग्मक होता है, वो मादा युग्मक होता है। इसलिए ये द्विगुणित होते हैं और ये एक ही युग्मक होते हैं, तो इसलिए ये एक गुणित के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे जीव हैं इस धरती पर, कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना निषेचन के ही नए जीव को जन्म देते हैं।
ऐसे जीव को, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग को जानना होगा अनिषेक जनन क्या है, अनिषेक जनन क्या है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, जिसमें, अनिषेक जनन की अगर परिभाषा लिखना होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई नए जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन के ही हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी में होती है, मधुमक्खी में होती है, मधुमक्खी में जो जनन की जो प्रक्रिया, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, वह जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग जानेंगे जुग्मक संलयन। जुग्मक संलयन किस प्रकार से होता है, यानी निषेचन प्रक्रिया के दौरान एक जुग्मक दूसरे जुग्मक से मिलता कैसे है। तो ये दो प्रकार के बांटे जाते हैं। ये अगले पॉइंट पे आपको बता रहा है, ध्यान देंगे इसको। जुग्मक जो संलयन होते हैं, जुग्मक संलयन, ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। ये दो प्रकार से कौन कौन होते हैं, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि उसमें नर जुग्मक जो होते हैं मादा जुग्मक से जीव शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। जीव शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया, और इसकी परिभाषा के रूप में लिखे तो आंतरिक निषेचन, निषेचन की वह प्रक्रिया होती है जो जीव शरीर के अंदर होती है। जीव शरीर के अंदर का मतलब इसमें जो होते हैं नर जुग्मक मादा जुग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं, ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। और जैसे मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, ये आंतरिक निषेचन की परिभाषा है। जबकि बाह्य निषेचन वह निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें नर जुग्मक और मादा जुग्मक जीव शरीर के बाहर मिलते हैं। जैसे मेढक है, कछुआ है, ये जो जीव है इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन में जो होते हैं जो नर जुग्मक और मादा जुग्मक, ये दोनों एक ही समय में जीव शरीर से बाहर निकलते हैं और वह किसी माध्यम में विकसित होकर के नए जीव को जन्म लेते हैं। यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बोला जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर जुग्मक और मादा जुग्मक का संलयन जीव शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन, निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर जुग्मक और मादा जुग्मक जीव शरीर के बाहर मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं निषेचन पश्च घटना की। निषेचन पश्च घटना क्या है और इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। निषेचन पश्च घटना, देखिए इसके अगर बात की जाए तो निषेचन की बाद की घटना को हम लोग निषेचन पश्च घटना के नाम से जानते हैं। यानी निषेचन के बाद की घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। निषेचन पश्च घटना कहलाती है। अब निषेचन पश्च घटना में कौन कौन से चीज आते हैं, अब इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है निषेचन के बाद सबसे पहले जो होता है वो जुग्मनज बनता है। क्या होता है बाबू, जुग्मनज का निर्माण होता है। अब जुग्मनज क्या है, तो नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संलयन से जो बनता है, जो प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी नर जुग्मक और मादा जुग्मक संलयित होकर के जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुग्मनज के नाम से जानते हैं। यानी जुग्मनज क्या है, तो नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संलयन के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुग्मनज के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग को बात किया जाए कि जुग्मनज जब विकसित होता है,
जुग्मनज क्रिया जब आगे की तरफ विकसित होती है तो भ्रूणोद्भव होता है। क्या होता है? भ्रूणोद्भव। अब हम लोग जानेंगे भ्रूणोद्भव होता क्या है। तो भ्रूणोद्भव का मतलब होता है कि जुग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया, भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूणोद्भव कहलाती है। और जुग्मनज क्या है? तो नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संलयन के फलस्वरूप बने पदार्थ जुग्मनज कहलाते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि जुग्मनज से भ्रूण जो बनने की प्रक्रिया होती है वो भ्रूणोद्भव कहलाती है। यानी भ्रूणोद्भव क्या है? तो जुग्मनज से भ्रूण बनने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो होता है कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होगा तो यानी कोशिका सबसे पहले विभाजित होती है और उसके बाद कोशिका का विभेदीकरण होता है। कोशिका के विभेदीकरण के फलस्वरूप ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक जब विकसित होते हैं तो अंग बनते हैं और अंग जब विकसित होता है तो जीव शरीर का निर्माण होता है। यानी भ्रूणोद्भव क्रिया से ही एक नए बच्चे के जन्म की प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक तरह से कहे तो ये मतलब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है शिशु के निर्माण की प्रक्रिया की। तो भ्रूणोद्भव का मतलब होता है कि जुग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इसमें जुग्मनज में कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभेदीकरण होता है और कोशिका विभेदीकरण के फलस्वरूप ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक जो होते हैं विकसित होकर के अंग बनाते हैं और अंग जब विकसित होते हैं तो जीव शरीर का निर्माण करते हैं। अब आइए जंतुओं में जो भ्रूणोद्भव क्रिया होती है, जंतुओं में जो भ्रूणोद्भव क्रिया होती है, जंतुओं में भ्रूणोद्भव जो क्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वह सजीव प्रजक और एक जो होती है अंड प्रजक। सजीव प्रजक और अंड प्रजक होता क्या है? अब इसके बारे में हम लोग समझे तो सजीव प्रजक का मतलब होता है कि इसमें जीव शरीर का निर्माण, इसमें जो बच्चे का जो निर्माण होता है वो जीव शरीर के रूप में होता है। जीव शरीर के रूप में मतलब कि उसमें अंडे के रूप में उनके बच्चे का जन्म नहीं होता है। ये जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। स्तनधारी जैसे मनुष्य हुआ, घोड़ा हुआ, गाय हुआ, ये डायरेक्ट जो होते हैं वो जीव शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अनप्रजक है। अनप्रजक का मतलब कि जिसके बच्चे का जन्म अंडे के द्वारा होता है वह अनप्रजक जीव के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि पुष्पीय पौधों में भ्रूणोद्भव क्रिया कैसे होती है। तो पुष्पीय पौधों में जो भ्रूणोद्भव क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, आइए चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। पुष्पीय पौधों में जुग्मनज जो होता है वह अंडाशय के अंदर बनता है। पुष्पीय पौधों में भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया, देखिए ध्यान देंगे इसको कि पुष्पीय पौधों में जो भ्रूणोद्भव की क्रिया जो होती है वह जुग्मनज के अंडाशय के अंदर होता है और निषेचन के बाद पुष्प में बायदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, ये सब जितने भी चीज होते हैं ये मुरझाकर गिर जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे पौधे हैं, जितने भी रस भरी पौधे हैं जैसे टमाटर है, बैगन है, इन सब पौधों में जो होता है वह बायदल पुंज जो होता है वह उसके साथ लगा रहता है, पूरी तरह से ढके रहता है, वह मुरझा करके गिरता नहीं। अब आइए, अब हम लोग जानेंगे कि फल क्या होता है। फल का मतलब होता है, अगर इसको हम लोग परिभाषा के रूप में लिखे कि पुष्पीय पौधों में भ्रूणोद्भव प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो पुष्पीय पौधों में जो भ्रूणोद्भव क्रिया होती है वो निषेचन के बाद पुष्प में बायदल पुंज
पंखुड़ियां पुंकेसर मुरझा करके जो गिर जाते हैं और इसके बाद इसमें भ्रूणोद्भव की क्रिया शुरू होती है। अब आइए फल का निर्माण कैसे होता है। तो फल का निर्माण बाबू हम इसको कह सकते हैं कि अंडाशय जब विकसित होते हैं तो अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण करते हैं। यानी फल क्या है, तो अंडाशय जब विकसित होते हैं तो उससे जो होता है हम लोग का क्या चीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अब हम लोग को जानेंगे कि फल जब बनता है तो ये अंडाशय जो होते हैं वो आगे चल करके फल भित्ति बनाती है जिसमें फल और बीज को सुरक्षा प्रदान होता है। अब देखिए अंडक जो होते हैं वो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण बीज के अंदर होता है और यही बीज से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। यानी हम इसके बारे में अगर चर्चा करें कि पुष्पीय पौधों में भ्रूणोत्पव क्रिया कैसे होती है, तो पुष्पीय पौधों में भ्रूणोत्पव क्रिया जो होती है वह निषेचन के बाद पुष्प में बाह्य पुंज पंखुड़ियां पुंकेसर मुरझा करके गिर जाते हैं जिसमें इसमें भ्रूणोत्पव क्रिया शुरू हो जाती है और इसमें फल का निर्माण जो होता है तो वही जो अंडाशय जो होते हैं इसके वो विकसित होकर के फल बनाते हैं। फल जो होता है अंडाशय के अंदर फल और बीज दोनों होते हैं जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं अंडाशय उसको, और यही बीज जो होते हैं नए पौधे को जन्म देते हैं। आज का क्लास यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको बना करके दिखा दीजिएगा। आज का क्लास बस यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में।